मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के 9th क्लास के मैथ के लेक्चर्स सारे कंप्लीट करवा रहा हूँ। आज हम लेक्चर 11 के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने मैट्रिसेस इक्वेशंस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की टेक्निक सीखी थी। एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड था, दूसरा क्रैमर्स रूल था। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब उसी जो हमने टेक्निक सीखी उसी टेक्निक की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वर्ड प्रॉब्लम्स की शक्ल में। तो वर्ड प्रॉब्लम्स की क्वेश्चंस की जो रिक्वायरमेंट बुक में लिखी हुई है वो कुछ यूँ लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड एंड सेकंड क्रैमर्स रूल। यानी आपने ये सारे क्वेश्चंस मैट्रिक्स इन्वर्स से भी करने हैं और क्रैमर्स रूल से भी करने हैं। एक्चुअली बुक में ये दोनों मेथड से देने का पर्पस सिर्फ प्रैक्टिस है। अदरवाइज अगर ये पेपर में आता है तो कोई ना कोई एक मेथड ही होता है। दोनों मेथड से तो करना एक तो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाता है, दूसरा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स है 4 मार्क्स उसकी डिवीजन से बहुत ज़्यादा हो जाता है। यही वजह है कि वर्ड प्रॉब्लम किसी एक मेथड से ये भी आएंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मैं टिप आपको दे रहा हूँ कि वैसे ये टिप सिर्फ इन क्वेश्चंस पे नहीं, जब भी कभी आप वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे, 9th में कर रहे हैं, 10th में कर रहे हैं, हायर क्लासेस में कर रहे हैं, किसी किस्म के एंट्री टेस्ट में कर रहे हैं, किसी किस्म का भी टेस्ट में जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं और मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती हैं, तो वहाँ पर अक्सर बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें आइडिया ही नहीं हो रहा होता कि हम इसको सॉल्व किस तरह से करें। भाई सॉल्व करने के लिए पहले ज़रूरी आप इक्वेशन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो आम तौर पर मैं थोड़ा बहुत इसमें वेरी भी कर जाते हैं, बट मोस्टली जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में उनके मैथमेटिकल मीनिंग्स का अगर हमें पता हो तो हम बड़ा इजीली उनकी इक्वेशंस बना सकते हैं। तो आप लोग बल्कि अपने पास ना बुक्स में नोट कर लिए टर्म्स को। मोर का वर्ड या ऐड टू, एडिशन, ये हमेशा प्लस को शो करते हैं। लेस, डिफर बाय और इवन डिफरेंस का वर्ड ये माइनस को शो करता है। टाइम्स का वर्ड, प्रोडक्ट का वर्ड ये मल्टीप्लाई को शो करता है। जैसे कहा जाता है ना कि एज ऑफ फादर इज 3 times द एज ऑफ सन। टाइम्स का वर्ड है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का मतलब उनको मल्टीप्लाई करना होता है। पार्ट का वर्ड जैसे द एज ऑफ सन इज 1/3 पार्ट ऑफ फादर्स एज, तो ये डिवीजन को शो करता है। उसके अलावा इज, बिकम्स, रिजल्ट्स, इस टाइप के वर्ड्स इक्वल साइन को शो करते हैं। वेरिएशन आती है लेकिन मैं मोस्टली जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो बता रहा हूँ। इनके अलावा भी वर्ड समटाइम यूज होते हैं लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी टाइप के वर्ड्स होते हैं। आप इन्हीं वर्ड्स को अगर आप याद रखें तो उन वर्ड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप लोग अपने पास इनको नोट कर लीजिएगा। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे और उन क्वेश्चंस को हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से भी किया था और उन्हीं क्वेश्चंस को हमने क्रैमर्स रूल से भी किया था। मैं आज आप लोगों को इन वर्ड प्रॉब्लम्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके दूंगा। आप लोगों ने जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैट्रिक्स इन्वर्स से और क्रैमर्स रूल से सॉल्व आप लोग करेंगे इसको, लेकिन कंप्लीट डिस्कशन करके प्रॉपर इक्वेशंस बना के एक तरह क्वेश्चन प्रॉपर प्रिपेयर करके आप लोगों को दूंगा। आप लोगों ने जस्ट उसका सोल्यूशन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 times its width। रेक्टेंगल इस शेप को कहा गया।
जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। द पैरेललोग्राम हुज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। तो उसकी अगर ये लेंथ है, इसको हम विड्थ अज्यूम कर लें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का जब भी कभी वर्ड आएगा तो उससे फौरी तौर पर आपको पहचानना होगा द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का मतलब इसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ, और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ये अभी हम यूज भी करेंगे इसमें। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की डायमेंशंस बतानी है। डायमेंशन एक जनरल टर्म है। डायमेंशंस में लेंथ टाइप चीज़ें मेजर करने वाली आ जाती हैं। लाइक लेंथ और विड्थ दोनों को ही जनरली डायमेंशंस कहा जाता है। अगर एक रूम की स्पेस की हम बात करेंगे, लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों उसकी डायमेंशंस में आती हैं। इसी तरह सर्कल से रिलेटेड अगर हम बात करें, सर्कमफ्रेंस, रेडियस, ये एक तरह से सर्कल से रिलेटेड डायमेंशंस होती हैं। तो डायमेंशन एक ज़रा जनरल टर्म है हमारे लिए। इस क्वेश्चन में डायमेंशन स्पेसिफिकली लेंथ और विड्थ को कहा जा रहा है। तो अब सबसे पहले हम प्रॉपर इस वर्ड प्रॉब्लम का डेटा बनाते हैं। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड विड्थ को हम y सपोज कर लेते हैं। पेरीमीटर भी आपको गिवन है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो आपको 150 सेंटीमीटर्स गिवन है। तो डायमेंशंस x और y आपको फाइंड आउट करनी है। अब हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अब वो कंडीशंस के लिए मैं वंस अगेन स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अब इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, ये रहा इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, 4 टाइम्स इट्स विड्थ। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई था, इज का मीनिंग इक्वल साइन था। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो इस तरह फर्स्ट कंडीशन आ जाती है। या थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लेकर आए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको याद होगा एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पर होती हैं, कांस्टेंट दूसरी साइड पर होगा। और दिस विल बी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक कंडीशन बन चुकी है, एक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। एंड सेकेंड कंडीशन में हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 लेंथ प्लस विड्थ इज एक्चुअली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है ये। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 लेंथ सपोज की है हमने x, विड्थ हमने सपोज की है y, और पेरीमीटर गिवन है हमें 150 यूनिट्स। लास्ट में रिजल्ट के साथ हम लिखेंगे, सॉल्यूशन के दौरान यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस y 150 ओवर 2, तो x प्लस y इज 75। दिस इज सपोज टू बी सेकेंड इक्वेशन। इस तरह 2 इक्वेशंस आपके पास सामने मौजूद हैं। नाउ द इक्वेशंस आर, एक तो थी x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 75।
आगे सारे वही स्टेप्स कि इन मैट्रिक्स फॉर्म कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम साइन सेम सीक्वेंस, दिस विल बी 1 -4 1 1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स xy इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 0 75। अब मैट्रिक्स इन्वर्स का अगर आपको पेपर में क्वेश्चन रिक्वायर किया गया है तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से आप इसे सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल से रिक्वायर किया गया है तो क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कंप्लीट बेटे आप लोग इसको खुद करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि लास्ट टाइम जितने के क्वेश्चंस थे मैट्रिक्स इन्वर्स के भी और क्रैमर्स रूल के भी वो सारे मैंने आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन किए हैं। आपको मैट्रिक्स इन्वर्स और क्रैमर्स रूल दोनों की प्रैक्टिस करके देखा होगा। होपफुली आपको ईजीली समझ आ गए होंगे और सेकेंडली आपने प्रैक्टिस भी की होगी। दैट्स वाई आई वांट कि इनका आप जो सोल्यूशन वाला पोर्शन है आप लोग वो करेंगे खुद, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टार्ट इसका काफ़ी हद तक कैसा था, इस वजह से मैं उन्हीं कंडीशंस के साथ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेक्टेंगल का यूज़ है, पेरीमीटर का इसमें भी काम आएगा, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन का फ़र्क है। अगर हम क्वेश्चन को रीड करें, द क्वेश्चन इज द टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल differ by 3.5 centimeter. Find the dimensions of rectangle if its perimeter is 67 centimeters. तो आपने नोट किया कि सेकंड कंडीशन तो वही है, जस्ट फर्स्ट कंडीशन का डिफरेंस है। उसी तरह से हम रेक्टेंगल शो करेंगे, विड्थ एंड लेंथ। सपोज कर लिया द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x सपोज कर ली एंड द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल y सपोज कर ली। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है 67 सेंटीमीटर्स। कंडीशंस अप्लाई करते हैं उसी तरह से। तो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, द टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। अभी कुछ देर पहले आपको मैंने डिफर बाय का मीनिंग बताया था, माइनस को कहा जाता है। तो टू साइड्स का डिफरेंस 3.5 है, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। तो टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल differ by 3.5 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड कंडीशन के लिए वही सारा फॉर्मूला कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज एक्चुअली द पेरीमीटर। अब इस केस में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज 2, लेंथ इज x, विड्थ इज y एंड पेरीमीटर इज 67। ये 2 राइट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 over 2। तो डिवाइड करके वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, डेसिमल में भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने डेसिमल को प्रेफर इसलिए किया है कि एक वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास डेसिमल में थी, तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। तो कैलकुलेशंस के दौरान आपको डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन या एडिशन वगैरह करनी पड़ जाएगी, वो भी कोई ऐसा स्पेशली डिफिकल्ट नहीं है। नाउ इक्वेशंस आर, एक तो थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब उसी तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको कन्वर्ट करें, तो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम सीक्वेंस एंड साइन 1 -1 1 1 मल्टीप्लाई कॉलम मैट्रिक्स ऑफ xy इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 3.5 33.5। और आगे वही बात कि जिस तरह से आपको पेपर में ये इसका मेथड गिवन हो कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्स से करना है या क्रैमर्स रूल से करना है, आप उसके अकॉर्डिंगली इसको करेंगे। तो इसको भी कंप्लीट आप लोगों ने खुद ही करना है, राइट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में the third angle of an isosceles triangle is 16 degrees less than
द सम ऑफ इट्स टू इक्वल एंगल्स। तो इसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल का जिक्र है। डू यू रिमेंबर आइसोसेलेस ट्राइंगल जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी हुई है। द ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, थर्ड लेंथ यूजुअली अनइक्वल समझी जाती है। तो दो साइड जिसकी इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्राइंगल का नाम देते हैं। ये तो हमने साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, और रियली आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन का ताल्लुक साइड से है। लेकिन हम ये भी तो रूल पढ़ चुके हैं ना कि अगर ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यही बात एंगल्स के लिए भी दुरुस्त साबित होती है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल होते हैं और थर्ड एंगल अनइक्वल होगा। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है कि आपको उसके एंगल्स फाइंड आउट करने। तो फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें सपोजिशन हम क्या करेंगे, लेट ईच इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बी एक्स, यानी दोनों ही एंगल जो इक्वल वाले एक्स एंड अनइक्वल एंगल उसको हम y सपोज कर लेते हैं। अब कंडीशंस अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अब वो कंडीशंस क्या है, सी दोबारा हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज, ये रहा इज 16 डिग्रीज लेस देन द सम ऑफ इट्स टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो मैं वंस अगेन ये स्टेटमेंट से बता रहा हूं, द थर्ड एंगल of isosceles triangle is 16 degrees less than the sum of its equal angles, right? अब थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या वर्किंग करते हैं, x प्लस एक्स इज 2x और ये y राइट पर जाके माइनस वाई हो जाएगा, और ये 16 राइट पर माइनस है, ये इस साइड पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांसपोजिशन हमने कुछ एडजस्ट की और इवन साइड चेंज कर ली, क्योंकि यूजुअली हम वेरिएबल्स हम लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। नाउ दिस इज सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ेंगे ना तो भी हमें कोई सेकेंड कंडीशन नहीं है। मैं वंस अगेन रीड कर रहा हूँ। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्रीज लेस देन द सम ऑफ इट्स टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सेकेंड कंडीशन ही नहीं गिवन। तो समटाइम ये सिचुएशन होती है कि सेकेंड कंडीशन हमारे प्रीवियस नॉलेज से हमें मिल जाती है, यानी इन अदर वर्ड्स उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही हिडन मौजूद होती है, जो हमें पहले से एक तरह से प्रीवियस नॉलेज से हमें पता होता है, और उसमें हम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करेंगे। तो ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम आप सब लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम सेकेंड कंडीशन भी निकाल सकते हैं। एज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये रूल ऑलरेडी हमें पता है। सम में कौन कौन सा एंगल है, द फर्स्ट एंगल इज x, इवन सेकेंड एंगल भी x होगा क्योंकि टू इक्वल एंगल्स थे, एंड द थर्ड एंगल इज y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, या 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, द इक्वेशंस बिकम अगेन इनको हम रीराइट करते हैं। दिस इज 2x माइनस y इज इक्वल टू 16 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया,
मैट्रिक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम सीक्वेंस सेम साइन, 2 -1 2 1 multiplied by the column matrix of xy is equal to the column matrix 16 and 180। और आगे सॉल्व करने की वही टेक्निक, इफ रिक्वायर्ड इन मैट्रिक्स इनवर्स तो उससे कर लेंगे आप लोग, एंड इफ रिक्वायर्ड इन क्रैमर्स रूल तो आप उससे कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले ये टर्म्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एक्यूट एंगल कौन सा होता था? डू यू रिमेंबर? द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे एंगल को एक्यूट एंगल का नाम दिया जाता है। द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल। द एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। और 180 डिग्री के एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और फिर 180 डिग्री और 360 डिग्री के बिटवीन एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल्स का नाम देते थे। ये सब आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। कमिंग बैक टू आवर कंसर्न टॉपिक एक्यूट एंगल, मैं वंस अगेन रिकॉल करवा रहा हूँ, द एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड टर्म इसमें आ रही है ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती थी? जिसका वन एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल। राइट एंगल अभी हमने डिस्कस किया है। तो राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाएगा कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। रिमेंबर बेटा, किसी भी टाइप की ट्राइंगल में दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होते हैं। अगर थर्ड एंगल भी एक्यूट हो जाए देन द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और अगर थर्ड एंगल राइट एंगल हो जाए देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड इफ द थर्ड एंगल इज ऑब्ट्यूज देन द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो दो एंगल्स तो डेफिनेटली एक्यूट होने ही हैं। यही बात इसमें डिस्कस की जा रही है कि मैं वंस अगेन स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले सपोज ही हम यही करेंगे, लेट द एक्यूट एंगल्स ऑफ right angle triangle be x and y। एक एक्यूट एंगल x है, दूसरा एक्यूट एंगल y है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अब वो कंडीशंस क्या हैं वंस अगेन रीड करते हैं। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज, ये रहा, इज 12 डिग्री मोर का प्लस को शो करता है, 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। राइट, मैं फिर से बोल रहा हूं, वन एक्यूट एंगल of right angle triangle is 12 degree more than twice the other acute angle। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, x minus 2y is equal to 12। ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड कंडीशन के लिए वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टेक्निक यूज की थी कि ट्राइंगल के थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री वाला रूल यूज करते हैं। सम ऑफ एंगल्स of triangle is 180 degrees। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल x, सेकेंड एक्यूट एंगल y, तो फिर थर्ड एंगल क्या होगा? थर्ड एंगल क्वेश्चन में ही हमें गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो डेफिनेटली बेटा राइट एंगल ही होगा ना, और सम इनका 180 डिग्री। ये राइट एंगल राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये रूल हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। मैं ये कंडीशन करके आपको बताता हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90।
प्रीवियस क्लासेस में आपने ये रूल भी पढ़ा हुआ है कि द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 90 डिग्री, ये डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते थे। तो अब ये दोनों कंडीशंस हैं। द इक्वेशंस आर, एक तो इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। उसी तरह से इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स की शक्ल में आ जाएगा कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स विद सेम सीक्वेंस सेम साइंस, 1 -2 1 1 मल्टीप्लाई द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ xy इज इक्वल टू द कॉलम मैट्रिक्स ऑफ 12 एंड 90 और सॉल्व आप लोग खुद ही जो क्वेश्चन में गिवन टेक्निक होगी उसके साथ करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इन्वॉल्व होना होगा ज़्यादा। 2 cars that are 600 kilometers apart are moving towards each other। यानी टोटल डिस्टेंस ऑफ कार्स हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस ऑफ कार्स 600 किलोमीटर्स है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रही है। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर्स अपार्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स ट्रैवल करने के बावजूद अभी अप्रोच नहीं किया उन्होंने। दे आर स्टिल 123 किलोमीटर्स अपार्ट, यानी ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस इज 123 किलोमीटर्स। अब अगर दोनों कार्स का टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर्स था, A एंड B टोटल 600 किलोमीटर्स था, दोनों अप्रोच कर रही हैं एक दूसरे को, लेकिन जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाला, ये गैप वाला, ये 123 है। तो फिर कवर तो उन्होंने ये वाला किया ना, तो वो टोटल 600 में से 123 को माइनस करके कवर डिस्टेंस आ जाएगा ना, टोटल में से रिमेनिंग को माइनस करके कवर डिस्टेंस आ जाएगा। तो कवर्ड डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड इज 600 माइनस 123, तो ये आ जाता है 577 किलोमीटर्स, सॉरी ये आ जाएगा 477 किलोमीटर्स का डिस्टेंस आ जाएगा, ये कवर्ड डिस्टेंस है। मीनवाइल टाइम ड्यूरेशन कितनी है उनकी? टाइम ड्यूरेशन वो है 4.5 आवर्स, या मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करें तो दिस विल बी 4 2 8 + 1 9/2 आवर्स। इतनी टाइम ड्यूरेशन थी। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। लेट द स्पीड्स of cars be x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। अब इसी सारी सिचुएशन से हमें इसकी कंडीशन बनानी है। कंडीशन कैसे? कि फर्स्ट कंडीशन तो क्वाइट इजी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अब वो कंडीशंस क्या है
मैं इसके लिए क्वेश्चन वंस अगेन रीड करके आपको बताता हूँ। 2 cars 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अब ये सेंटेंस को गौर से सुने। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। डिफर बाय का मतलब माइनस, यानी उनकी स्पीड्स का डिफरेंस 6 किलोमीटर पर आवर है। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन, क्वाइट इजी थी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन के लिए बड़ा एक कॉमन सेंस की का हम टेक्निक यूज़ करते हैं, नॉट स्पेशली मैथमेटिक्स। वो क्या है? डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस का फार्मूला, यानी v इज इक्वल टू s/t पढ़ा हुआ है ना। मैं फिजिक्स की टर्म्स में अगर आपको याद दिलाऊं तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। इसको हम यूज करेंगे। तो डिस्टेंस ही कवर्ड हमें यूज करना है। तो एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार प्लस डिस्टेंस covered by second car will be equal to the covered distance, total covered distance अब इन कार्स के डिस्टेंस पर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस क्या होगा? टाइम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड। तो फर्स्ट कार का कवर डिस्टेंस टाइम था 9/2 आवर्स, फर्स्ट कार की स्पीड थी x प्लस, इसी तरह सेकंड कार का कवर डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो सेकंड कार ने भी तो 9/2 आवर्स ही कवर टाइम ड्यूरेशन थी ना उसकी, तो ये भी 9/2 होगा। लेकिन इसकी स्पीड क्या थी? इट वाज y। और टोटल कवर डिस्टेंस इसीलिए हमने डाटा में पहले निकाल के रख लिया था, वो आ रहा है 477। तो 9/2 इनमें से कॉमन आ गया, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई को सब्जेक्ट बना लिया, 477 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9। तो 9 के टेबल से कैंसिल, 9 5s are 45 एंड 9 3s are 27। तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा x प्लस वाई इज 106। तो ये सेकंड इक्वेशन है। द इक्वेशंस आर, एक तो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी है x प्लस वाई इज 106। द इन मैट्रिक्स फॉर्म बाकी वही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला प्रोसेस आप लोग कंप्लीट करेंगे जैसे पेपर में रिक्वायर्ड होगा, राइट। इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हुई। अब लास्ट इसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में पहले तो आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप पे 2 क्वेश्चंस हैं, एक MCQs का है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का है। फिल इन द ब्लैंक्स को फिलहाल आपको एज फिल इन द ब्लैंक्स ही बताया जा रहा है, लेकिन बोर्ड के पेपर्स में आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते, सिर्फ MCQs आते हैं। तो आपके जो यूनिक नोट्स में उनमें ये फिल इन द ब्लैंक्स को भी MCQs बनाकर ही लिखा गया है। कुछ एडिशनल भी शामिल किए गए हैं। वो इस तरह के लॉजिकल MCQs बनाए गए हैं कि उनसे बाहर तो बोर्ड के पेपर में सवाल ही पैदा नहीं आता कि आ सके। इसलिए जब आप ये MCQs कर लिया करें तो कुछ एडिशनल्स को भी फोकस किया करें, वो भी मैनी टाइम्स काम आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 से जो MCQs का है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी बुक के ही मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ताकि हम डिस्कस कर सके। आप लोग चाहे तो बुक्स खोल के सामने रख के ना, इसको आप लोग खुद भी ज़रूर सामने रख के इसको देखिएगा। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज 1 रो 2 कॉलम्स। तो क्या होना चाहिए? 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। सेकंड है
स्क्वायर रूट 2 0 0 स्क्वायर रूट 2 इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए ना, डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप है जिसकी डायगोनल एंट्री सेम है। थर्ड, विच इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, तो इन तीनों ऑप्शंस में ऐसा नहीं है। ये ओनली ऑप्शन है 2 बाई 2 वाली जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा दफ़ा यही आया हुआ है क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नोट करें इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज 2 कॉलम्स, तो 3 बाई 2, यही डाउट होता है। लेकिन गौर करें तो इसका ऑर्डर नहीं पूछा गया, इसके ट्रांसपोज का। अगर इसका ऑर्डर 3 बाई 2 है तो इसके ट्रांसपोज का 2 बाई 3 होगा। रोज बिकम्स कॉलम्स और कॉलम्स बिकम्स रोज। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज, पिछले 2 एक्सरसाइजेज से बार बार डिस्कस हो रहा है। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, वी रिप्लेस या इंटरचेंज द डायगोनल एंट्रीज एंड चेंजिंग द साइंस ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज। इनको इंटरचेंज किया, -1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और इनके साइन चेंज करके -2 इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो सीक्वेंस है, याद रखिएगा बेटा, बोर्ड में ये सीक्वेंस होना कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है यही एमसीक्यूज में ऑप्शन ए पर ना हो, ये ऑप्शन सी पर या कहीं और हो। तो इसलिए एमसीक्यूज के ना लॉजिकली आप उनके आंसर्स को देखा करें। वैसे भी एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको 100% भी कंफर्म है ना कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, तो भी आप अगली ऑप्शंस को जरूर देखें। मैनी टाइम्स चूज द बेस्ट आंसर होता है। द प्रोडक्ट रोज कॉलम से मल्टीप्लाई 2x माइनस पाई वाला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद इसको मैं शॉर्टली थोड़ा सॉल्व करके नीचे दिखा देता हूँ। डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग एंट्रीज, एक्सपेंड कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 18, 3 6 आर 18, या x की वैल्यू 18 को 2 से डिवाइड करके 9 आ जाती है। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है कि इसमें मैट्रिक्स x प्लस -1 -2 0 -1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। सिंपल एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। सब्जेक्ट हमें x को बनाना है, तो जो मैट्रिक्स उसके साथ प्लस हो रहा है वो राइट पर जाके माइनस हो जाएगा। तो x विल बी 1 0 0 1 में से ये मैट्रिक्स माइनस हो जाएगा, और 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 माइनस 0, और उसी तरह से 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 2 2 0 2। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks, complete the followings. 0 0 0 0 is called dash matrix. इसको null matrix भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, दोनों ही ठीक है। सारी बात MCQ बन के आएगा, जो ऑप्शन होगी आप उसको प्रॉपर्ली टिक करेंगे। 1001 इज कॉल्ड, इसके भी 2 नाम थे, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहते थे। उसके बाद एडिटिव इनवर्स में सिर्फ साइन चेंज किए जाते हैं, तो इसका आंसर है -1 2 0 1। जो पॉजिटिव्स थे वो नेगेटिव्स हो जाएंगे, जो नेगेटिव्स हैं वो पॉजिटिव्स हो जाएंगे, वेयर एज 0 रिमेन्स 0। इन जनरल मल्टीप्लिकेशन, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जनरली AB BA के इक्वल नहीं होता, नॉट इक्वल टू होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जनरली रिलेट नहीं करती। उसके बाद मैट्रिक्स A प्लस B कुड बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ A एंड B इज सेम, भी यूज कर सकते हैं, इक्वल भी यूज कर सकते हैं। जाहिर बात है जो ऑप्शन बुक में मौजूद होगी आप उसी को टिक करेंगे। और लास्ट है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। तो आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता था। तो इस तरह आपके ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट हुआ।
अब इसमें ये है कि ये ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें, और जो आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, आपको कंडीशंस बनवा के पूरा ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चन हो चुका, आपको आगे सिर्फ सोल्यूशन, अगर बेहतर तो यही है कि आप हर वर्ड प्रॉब्लम्स को मैट्रिक्स इन्वर्स से भी करें और ग्रामर रूल से भी करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ये क्वेश्चंस आने हैं। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। याद रखने वाली बात बेटा ये है कि रिव्यू एक्सरसाइजेज जो हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस प्रेफरेबली आते हैं। बोर्ड के पेपर में एग्जामिनर, ज़ाहिर बात है जिसने पेपर बनाना है, जहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वो प्रेफरेबली वहाँ से लेते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइजेज में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिव्यू एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करके ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बेटा।